नमस्कार साथियों, आज राजस्थान में चल रहे पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के अंदर की घमासान पर चर्चा होगी। और जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि 12 जुलाई से ही अचानक जो है कांग्रेस में एक संकट पैदा हो गया है, क्योंकि सचिन पायलट जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने सहयोगी एमएलएज के साथ कुछ रिवोल्ट सा कर दिया हुआ है और जाके उन्होंने दिल्ली प्रवास कर दिया है। उसके बाद से नाना जगह इधर उधर प्रवास कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर एक संकट अचानक पैदा हो गया है। ये संकट वास्तव में दिसंबर 2018 से ही चल रहा है, जबकि सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव में जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सबको ये उम्मीद थी और सचिन को भी ये उम्मीद थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने उनको न बना के अशोक गहलोत को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन फिर भी दोनों में बहुत कोई तालमेल, टीम वर्क दिखाई नहीं दे रहा था और एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश वो बराबर करते रहे। कोई भी अवसर वो चूकते नहीं थे एक दूसरे को लेट डाउन करने का। ये संकट और भी गहरा गया जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और राजस्थान में कांग्रेस एक भी सीट लोकसभा की नहीं जीत पाई, सारी की सारी भाजपा ने वो सीटें जीत ली। तो एक और आपस में टसल पैदा हुई और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। उसके बाद जैसा कि हम लोगों को याद है कोटा में 100 बच्चों की लगभग डेथ हुई थी, उसके प्रति भी सचिन ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था, अपना क्षोभ व्यक्त किया था और उसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार को, अपनी ही सरकार को दोषी ठहराया था। तो सिग्नल्स एक प्रकार से होने लगे थे कि अब बहुत दिनों तक अशोक गहलोत सरकार जो है सकुशल ढंग से या शासन को ठीक से कर पाने में संभव नहीं हो पाएगा उसके लिए, और कुछ ना कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस वहाँ पे चल रहा था। और इन सब चीज़ों के चलते बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और अंत में जब सचिन पायलट दिल्ली शिफ्ट कर गए अपने सहयोगी एमएलएज के साथ, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से प्रस्ताव किया कि इनके विरुद्ध एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, और वो कार्रवाई करने के लिए बाकायदा विधानसभा के अध्यक्ष ने शुरुआत की, उनको नोटिस इशू की। उस नोटिस के विरोध में सचिन पायलट उनका जो ग्रुप है वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने उनको राहत दी और ये अनुरोध किया स्पीकर से कि अभी आप इस पर जल्दीबाजी न करें, उनको नोटिस देने का, उनको रिप्लाई देने का अभी अवसर दें। उसके विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही वैध ठहराया और कहा कि इसमें अभी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और उसको थोड़ा अवसर मिलना चाहिए, उन लोगों को अपने डिसेंट को, अपने विरोध को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर ये प्रश्न पैदा होता है कि ये जो पूरा प्रकरण है ये इसको किस तरीके से देखा जाए। क्या एक राजनीतिक रिवोल्ट है ये सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का अपनी ही पार्टी से? क्या ये सचिन पायलट और 18 और जो विधायक हैं उनके द्वारा ये एक प्रकार से दलीय अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा? या इस पूरे प्रकरण में जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय सीपी जोशी साहब, क्या उनका जो कार्य है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा या इनवैलिड माना जाएगा? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से, जिस तेज़ी से डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस जारी किया है, वो भी एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। उसको देखा जाना चाहिए कि वास्तव में ऐसा करना वो उनके लिए उचित था या नहीं था, और कानून इस संबंध में क्या कहता है। और अंत में कि क्या अपने इस पूरे प्रकरण से व्यवस्थापिकाएं, पूरे देश में जो विधानसभा की विधानसभाएं हैं, क्या धीरे धीरे वो अपने को एक प्रकार से न्यायपालिका के अंडर सरेंडर करती चली जा रही हैं क्या? क्योंकि जैसा लग रहा है कि अध्यक्ष या स्पीकर के निर्णयों को अब अंतिम नहीं माना जाता और वास्तव में एक प्रकार से बॉल न्यायपालिका के कोर्ट में वो लोग स्वयं ही भेज देते हैं। या तो स्वयं न्यायपालिका में जाते हैं या अन्य विधायक न्यायपालिका में, जिनको डिस्क्वालीफाई करते हैं वो न्यायपालिका में चले जाते हैं।
जो पहले दो प्रश्न हैं कि क्या ये एक पॉलिटिकल रिवोल्ट है सचिन पायलट के द्वारा और क्या ये एक प्रकार की दलीय अनुशासनहीनता को माना जाना चाहिए, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट रूप से है यस। ये वास्तव में एक पॉलिटिकल रिवोल्ट है, एक कांग्रेस के एक फैक्शन के द्वारा लेड बाय सचिन पायलट, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से इसको पार्टी विरोधी गतिविधि भी माना जाना चाहिए। ये एक अनुशासनहीनता माना जाना चाहिए कि भाई स्वयं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही अपने चीफ मिनिस्टर के प्रति, अपनी सरकार के प्रति रिवोल्ट कर जाए और कहे कि भाई उसको हटाया जाना चाहिए। तो ये तो इसमें दोनों प्रश्नों में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। जो तीसरा प्रश्न है, और हाँ इसमें ये भी चीज़ है कि ये बात तो सही है, लेकिन जो ये तीसरा प्रश्न है कि क्या सीपी जोशी या अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को इतनी जल्दीबाजी दिखानी चाहिए थी उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नोटिस इशू करने के लिए। उसका कारण ये है कि हमारे देश में जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें डिसेंट, डिफेक्शन और डेमोक्रेसी में एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है। अर्थात आप विरोध, लोकतंत्र और ये दल बदल, इन तीनों में एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमको सरकार चलाने के लिए मेजॉरिटी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, उनको अपनी स्वतंत्रताएं भी चाहिए कि उनको एकदम पार्टी का बंधुआ मजदूर होकर नहीं रखा जा सकता, इसलिए उनको स्वतंत्रताएं भी चाहिए। तो क्या ये वास्तव में अध्यक्ष जी के द्वारा, स्पीकर के द्वारा जो नोटिसेस जारी की गई हैं उनको, उसमें क्या कहीं कोई गड़बड़ है, कोई कमी है? आइए इसको भी देखते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो संविधान का 52वां अर्थात 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसका जो पैरा 2 1A क्लॉज है, पैरा 2 सेक्शन 1A क्लॉज है, वो कहता है कि भाई किन परिस्थितियों में कोई भी विधायक जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत उसको दल बदलू माना जा सकता है। उसमें 3 बातें विशेष रूप से कही गई हैं। पहली बात तो ये है कि यदि कोई विधायक स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे देता है, अर्थात एक बार वो किसी दल के सिंबल पे, दल के टिकट पे अगर चुना जाता है और वो चुनने के बाद अपने दल से त्यागपत्र स्वेच्छा से दे देता है, तो उसको दल बदलू माना जाएगा। उसकी दल की सदस्यता उसकी तो समाप्त होगी, विधानसभा की भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा उसमें कारण ये माना गया है कि अगर वो अपने दल के निर्देशों के अनुसार, दल के द्वारा जो सचेतक जारी किया जाता है, दल के द्वारा जो व्हिप जारी किया जाता है, अगर उस व्हिप के अनुसार वो सदन में वोटिंग नहीं करता, मतदान नहीं करता, तो भी उसको दल बदलू माना जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अगर वो अपने दल के व्हिप या सचेतक के अनुसार सदन में उपस्थित भी नहीं होता है, तब भी उसको दल बदलू माना जाएगा। अर्थात विधायक को अपने दल के आदेश या निर्देश के अनुसार सदन में उपस्थित भी होना होगा और दलीय निर्देशों के अनुसार मतदान भी करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसको दल बदलू माना जाएगा और उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। हाँ, इसमें एक राइडर ये रखा गया है संविधान में कि अगर मान लीजिए उसने उपस्थित नहीं हुआ और उसने मतदान नहीं किया, तो पार्टी चाहे तो 15 दिन के अंदर उस मतदान की तिथि से 15 दिन के अंतर उसको एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकती है कि अच्छा सो क्षमा कर सकती है, चलिए किसी विशेष कारण से आप नहीं उपस्थित हुए। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अब आइए देखिए कि विधानसभा के अध्यक्ष ने जो किया, वो विधानसभा के अध्यक्ष ने क्या किया। विधानसभा अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी ने वहाँ पे 19 सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस इशू कर दी, और ये नोटिस उन्होंने वही पैरा 2 सेक्शन 1A के अंतर्गत इशू किया है। तो इशू ये है या प्रश्न ये उठता है कि क्या इस स्टेज पर वो उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत नोटिस इशू करने के लिए ऑथराइज्ड थे या नहीं थे। पहली चीज़ ये है। और इसमें जब संविधान के हम प्रावधान देखते हैं
तो संविधान का जो प्रावधान है वो बड़ा स्पष्ट है और वो कहता है कि वास्तव में अगर कोई विधायक सदन के अंदर मतदान नहीं करता है दलीय सचेतक के अनुसार या उपस्थित नहीं होता है दलीय व्हिप के अनुरूप, तो उसको माना जाएगा कि वो एक दल बदलू है। यहाँ पे संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, जो फ्रेज किया है वो फ्रेज ये है कि वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस, अर्थात अगर सदन में आप मतदान नहीं करते हैं और सदन में उपस्थित नहीं होते हैं दलीय सचेतक के अनुसार, तब आपको दल बदलू माना जाएगा। लेकिन अगर कोई आपका दल आपको व्हिप जारी करता है, सचेतक जारी करता है और ये कहता है कि आप किसी और काम को न करें, तो उसको मानना आपकी बाध्यता नहीं है। अर्थात अगर पार्टी कोई मीटिंग कॉल कर रही है सदन के बाहर, उसमें अगर वो कोई व्हिप जारी करती है तो उसको मानने की बाध्यता नहीं है। अगर उसको कोई सदस्य नहीं मानता तो उसको दल बदलू नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल निरोधक जो कानून है, वो कानून सदस्यों को दल बदल करने से तो मना करता है, लेकिन वो सदस्यों के द्वारा दल विरोधी गतिविधियों में इंडल्ज करने पे कोई शील्ड नहीं प्रोवाइड करता, अर्थात उस पे कोई रोक नहीं लगाता। अर्थात अगर कोई एमएलए अपने दल के विरुद्ध ही कार्य करता है, कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होता है, तो उसके लिए पार्टी उसके विरुद्ध एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर सकती है। इसी प्रकार अगर कोई भी सदस्य पार्टी की बैठकों में नहीं जाता है या पार्टी विरोधी कोई बात बाहर करता है, सदन के अंतर्गत नहीं करता है, तो भी पार्टी उसको अपने स्तर पे चाहे एक्सपेल कर दे, लेकिन उसे वो दल बदलू नहीं माना जा सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई सदस्य दल इतना अपनी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में इतना इंडल्ज कर जाए कि उसका दल उसको एक प्रकार से पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए अपने दल से बहिष्कृत कर दे, तो उस बहिष्करण को भी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से सारे जो प्रावधान है एंटी डिफेक्शन लॉ के, वो ये इंगित करते हैं कि जिस स्टेज पे सीपी जोशी ने, विधानसभा अध्यक्ष राजस्थान ने, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत पार्टी के व्हिप का वायलेशन करने के लिए, कि पार्टी के व्हिप का आपने वायलेशन किया, कि पार्टी ने व्हिप जारी किया था कि कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें आप उपस्थित हो, वो किसी होटल में या किसी घर में हुई और उसमें आप उपस्थित नहीं हुए, तो उसको तकनीकी दृष्टिकोण से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत व्हिप का वायलेशन नहीं माना जा सकता। व्हिप के वायलेशन के लिए केवल दो शर्त है। पहला कि वो सदन के अंतर्गत अंदर होना चाहिए मतदान के विरुद्ध, और वो सदन के अंतर्गत होना चाहिए आपके एब्सटेंशन के विरुद्ध। अर्थात अगर आप सदन में अनुपस्थित रहते हैं तब दल के वायलेशन होता है व्हिप का, और अगर आप सदन में उपस्थित होते भी हैं लेकिन अगर दल के विरुद्ध मतदान करते हैं या दल के विरुद्ध व्हिप के विरुद्ध मतदान करते हैं, तब भी आपको दल बदलू माना जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें नहीं थी, इसलिए राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष ने जो कुछ भी कार्यवाही की, उस कार्यवाही को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत वैध नहीं माना जा सकता है। लेकिन एक दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पहलू ये उठता है, वो ये उठा कि ये तो ठीक है कि सीपी जोशी साहब को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को ऐसा करने का राइट नहीं था। उनको सदन के अंदर व्हिप का वायलेशन हो तब तो वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन सदन के बाहर अगर व्हिप का वायलेशन होता है तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत किसी को कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तो उनके स्तर की बात थी। लेकिन इससे एक दूसरा मसला और भी उठ रहा कि जुडिशरी किस स्तर पे हस्तक्षेप कर सकती है, और एक मुद्दा ये भी है कि अगर कोई विधानसभा अध्यक्ष किसी विधायक को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अयोग्य घोषित करता है सदन की सदस्यता के, तो वो विधायक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वहाँ जाके वो अपना केस कह सकता है कि भाई हमको गलत तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत हटाया गया है या डिस्क्वालीफाई किया गया है, और उस बिंदु पे तो सुप्रीम कोर्ट जांच कर सकता है। उस बिंदु पे न्यायपालिका कह सकती है कि हाँ आपका डिस्क्वालिफिकेशन सही है या गलत है। लेकिन क्या न्यायपालिका को स्पीकर के द्वारा
लिए जाने वाले प्रारंभिक निर्णयों पर भी रोक लगाने का अधिकार है या जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न बन गया है। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से अपने देश में पॉलिटिकल कल्चर रहा है और जब से ये बना 1985 से एंटी डिफेक्शन लॉ, संविधान का 52वां संशोधन जब हुआ, तब से लेकर आज तक अनेक ऐसे केस हुए हैं जिसमें कि देखा गया है कि स्पीकर्स ने बहुत पार्टीसन ढंग से, क्योंकि स्पीकर नॉर्मली रूलिंग पार्टी का आदमी होता है, तो ज़्यादातर स्पीकर्स ने बहुत दलीय आधार पे अपने निर्णय दिए हैं, जिसको जाके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी पड़ती है तमाम विधायकों को। और हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वास्तव में एंटी डिफेक्शन लॉ ने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है समस्याओं को, बल्कि इससे सारी जो संस्थाएं हैं हमारे लोकतंत्र की, उसने सफ़र किया है। हमारे विधायकों ने सफ़र किया है क्योंकि उनको स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। हमारे सांसदों ने सफ़र किया है, उनको भी अपने अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। स्पीकर्स की गरिमा में कमी आई है क्योंकि उन पर राजनीतिक होने का या राजनीतिक पार्टीजन होने का आरोप लगता है। हमारी विधायिकाओं की स्थिति खराब हुई है क्योंकि हमारी विधायिकाएँ जो हैं एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चंगुल में आ गई है। गवर्नर के इंस्टीट्यूशन पे आरोप लगे हैं, गवर्नर को कहा जाता है कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। इवन जुडिशरी पे भी आरोप लगाए जाते हैं कि जुडिशरी भी इस संबंध में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि संविधान तो ये कहता है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7th पैरा 7 ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ ये कहता है कि स्पीकर के निर्णयों पर न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये कुल मिला के ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा हो गया है और ऐसा देखा जा रहा है कि इससे हमारा पूरा लोकतंत्र एक प्रकार से प्रभावित हुआ है और समस्या जस की तस बनी हुई है। उसी तरह से दल बदल होते हैं, उसी तरह से लोग पार्टी छोड़ते हैं। ये लोकतंत्र में ये सब चलता रहता है। अगर आप इसको बांधने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे यहाँ पे जो अहम मुद्दा आता है वो ये आता है कि क्या किसी लोकतंत्र में राजनीतिक समस्याओं के विधिक समाधान होने चाहिए या राजनीतिक समस्याओं को राजनीतिक ढंग से ही हमें हल करना चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की सबसे बड़ी जो खराबी है वो यही है कि वो एक राजनीतिक समस्या का विधिक समाधान, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को एक लीगल ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करती है। यहीं पे एक कंट्राडिक्शन हमको दिखाई देता है। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे कुछ और मूलभूत प्रश्न जो उठ रहे हैं वो कांग्रेस को लेके उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है। क्यों ऐसा है? जो लार्जर क्वेश्चन है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है। क्यों लोग कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के प्रति जितने डेडिकेटेड लोग हैं, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब सचिन पायलट, और उसके पहले भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त है जिसमें कि तमाम प्रकार के, महाराष्ट्र में चावंते, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, पीए संगमा आसाम में, वीपी सिंह चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में, और हर प्रदेश में अगर आप देखें तो कांग्रेस धीरे धीरे अपने अच्छे अच्छे नेताओं को एक प्रकार से काटती छांटती रही है अपने से, और अंत में विवश होकर उनको या तो पार्टी छोड़ देना पड़ता है या उनको अपनी नई पार्टी कोई बना लेना पड़ता है। सचिन पायलट कौन सा ऑप्शन एडॉप्ट करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय है कि उसके इतने डेडिकेटेड और अच्छे पॉलिटिशियंस क्यों पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये समझ में आता है कि भले ही उसके कारण कुछ भी होते हों, लेकिन कांग्रेस का जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है वो एकदम से खोखला हो गया है। उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व के अलावा किसी को और नेतृत्व करने की इजाज़त नहीं है। और ये एक ऐसी संकट है जो कि अंदर से सारे पॉलिटिशियंस को, जो कांग्रेस के हैं अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, उनके अंदर कहीं ना कहीं से एक प्रकार से सफोकेशन को जन्म देता है कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा पार्टी के लिए काम कर लें, लेकिन नेतृत्व तो हमें करने का अवसर मिलेगा नहीं। अगर इस प्रकार से अच्छे योग्य नेता कांग्रेस छोड़ते रहे तो कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र होगा। विल वी वर्चुअली लूज ए नेशनल पार्टी। ऑलरेडी ये पार्टी धीरे धीरे सिमटती चली जा रही है, और अगर पार्टी नेता विहीन हो जाएगी तो राज्यों में उसका अस्तित्व वैसे भी खत्म हो जाना है। तो आज जो राजस्थान का प्रकरण है, इसके पहले जो मध्य प्रदेश का सिंधिया और कमलनाथ का प्रकरण था, ये सब इस बात को इंगित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को ये बहुत विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उसको एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सर्वाइव करने की ज़रूरत है कि नहीं है। क्या वो वास्तव में एक राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सर्वाइव करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है, और अगर करना चाहती है तो उसको अपने हाउस को ऑर्डर करना पड़ेगा, बजाय इसके कि वो बीजेपी पे लांछन लगाए, बीजेपी पे आरोप लगाए कि साहब बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है। अरे वो तो विरोधी पार्टियां हैं, वो तो करना ही चाहेंगी, उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने पार्टी में क्यों ऐसा वातावरण पैदा कर रहे हैं कि इस प्रकार की संभावना होती है, क्यों लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, क्यों सिंधिया और पायलट जैसे लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना है, बजाय इसके कि दूसरे पार्टियों पे लांछन लगाने के। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस समय, और कांग्रेस पार्टी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहाँ उससे गड़बड़ी हो रही है, नेतृत्व के स्तर पे, संगठन के स्तर पे, अपने वर्कर्स के स्तर पे, इंटरनल डेमोक्रेसी के स्तर पे। इन तमाम चीज़ों पे जब तक कांग्रेस विचार नहीं करेगी तब तक इसी प्रकार से लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाते रहेंगे, और इससे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अस्मिता पर एक पूरा संकट पैदा हो जाएगा, एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।